जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 15 नवंबर मंगलवार। यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 194 डेज आर लेफ्ट। वैसे करंट अफेयर्स में कुछ है नहीं, पर आपको दिल की तसल्ली चाहिए, मुझे पेज भी चाहिए, तो देख लेते हैं। पहले तो यूपीएससी मेंस पेपर 4 एथिक्स, और उसके अंदर ये वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन, रोल ऑफ वेब सीरीज़, ये सब मुद्दों में अमेरिका में एक वेब सीरीज़ चलती है डेक्स्टर कि जिसमें एक सीरियल किलर है, वो अपने सब विक्टिम्स को मार देता है, उनके टुकड़े टुकड़े करके फिर समंदर में या नदियों में फेंक देता है। उससे इंस्पायर होकर दिल्ली के अंदर एक आदमी ने अपने लिव इन पार्टनर महिला को मार दिया और फिर फ्रिज में उसकी बॉडी को रखा और टुकड़े कर करके धीरे धीरे 3 महीनों तक वो जंगल में फेंकता रहा। और वो पकड़ा गया तो उसने खुद कबूला कि मैंने तो ये डेक्स्टर वेब सीरीज़ देखी थी, उसमें से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला। अब हमको ये कोई स्पेसिफिक केस याद नहीं रखना कि दिल्ली में ऐसा हुआ था। जब हम कोई जवाब लिख रहे हैं कि ये जो वेब सीरीज़ है उस पर इतनी गंदी गालियाँ बकी जाती है, सब अभद्र अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी हिंसा दिखाई जाती है जिसका युवा दिमाग पर ख़राब असर होता है। और अलग अलग समय पर हमने ऐसे कई अपराध देखे हैं जहाँ पर वेब सीरीज़ से इंस्पायर होकर लोगों ने बहुत ही अमानवीय इनह्यूमन एक्ट ऑफ वायलेंस किए, चाहे वो सेक्रेड गेम्स हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे ये डेक्स्टर हो या और कुछ। इसलिए इन सब पर रेगुलेशन ज़रूरी है। ये बात सही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिस्टिक फ्रीडम है बराबर, पर उससे जो नौजवान हैं उस पर जो ख़राब असर होता है उसको रोकना, वो पब्लिक सेफ्टी, मोरालिटी, वो भी तो इतना ही ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं तो महंगाई थोड़ी कम हो रही है। अब उसकी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगले साल इकोनॉमिक सर्वे आने दो, जनवरी फरवरी 2023, उसमें पूरे साल का लिखा होगा कि क्या इन्फ्लेशन सीन था, तब देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाए, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन, उससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, इट इज़ अ डेंजर टू द नेशनल सिक्योरिटी, और उसके लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने चाहिए। फिर इधर उधर के पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम टाइप के समाचार हैं जो काम के नहीं। फिर आगे बढ़ें, पेज 2, जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार। कुछ बार ये पाया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज वो निष्पक्षता से न्याय नहीं देते, जो अमीर रसूखदार पावरफुल है उसके फेवर में सब कर देते हैं, ऐसा आरोप लगता है उन पर। तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, भ्रष्टाचार है, दबाव है ऊपर से, तो ऊपर से दबाव है, ऐसा क्यों हो जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज वो अभी भी उनको कॉलोनियल माइंडसेट के साथ बर्ताव हो रहा है कि मान लीजिए हाईकोर्ट का जज आया हो तो डिस्ट्रिक्ट का ये जो जज है वो कुर्सी पे बैठेगा भी नहीं, वो खड़ा ही रहेगा कंटिन्यूसली, और इतनी मतलब जो पुरानी गुलाम भावना हो उस लेवल का साहेबगिरी उनके ऊपर होती है। तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऊपर से कोई कुछ फ़ोन करे कि ये वाले केस में ऐसा तुम लिख देना और वो निष्पक्षता से कुछ करे, वो दबाव में आ जाएगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जजिस को डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में ट्रीट करो, उसको सबॉर्डिनेट जुडिशरी ऐसा कहना गलत है, अधीन न्यायतंत्र या नीचे वाला न्यायतंत्र, ऐसा नहीं। तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट जज को ज़्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां। कई जिला अदालतें ऐसी हैं कि जहां पर महिला वकील और महिला जजों के लिए अलग से वॉशरूम भी नहीं है। केस का लिस्टिंग, मतलब मान लीजिए आपको जेल में भेज दिया गया है तो आपकी जमानत की सुनवाई आज होगी या कब होगी, या कोई भी केस है जहाँ पर आपको तुरंत इमरजेंसी में चाहिए, तो वो डिपेंड करे कि आप अगर पावरफुल रसूखदार हैं, कोई बड़े वकील द्वारा करवाते हैं और फिर कोर्ट रजिस्ट्री में आपका नंबर आगे आ जाए, ऐसा पहले आरोप लगते थे। तो इसे ट्रांसपेरेंट किया जाए कि एक कंप्यूटर सिस्टम से ही लिस्टिंग हो, कौन सा केस पहले आएगा, कौन सा केस बाद में आएगा, ऐसी प्रणाली करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है कि केंद्र सरकार मान लीजिए 200 दिन काम करती हो साल में, तो सुप्रीम कोर्ट उससे कुछ कम दिन काम करे, क्योंकि वो वेकेशन उनका ज़्यादा रहता है, तो उसको कम किया जाए वेकेशन को, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने यह भी कहा था कि जजों की संख्याओं को बढ़ाया जाए। कोर्ट के अंदर जो दूसरा स्टाफ होता है, क्लार्क, टाइपिस्ट, स्टेनो, ये सब की भी अच्छे से ट्रेनिंग हो, अच्छे से रिक्रूटमेंट हो। आईएएस आईपीएस की तर्ज पे उनका भी ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया लेवल की ट्रेनिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए, वगैरह वगैरह। इसमें नया कुछ नहीं है, ये हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, तो वापस क्यों सुना रहे हो, ताकि रिपीट होता रहे, तो आपको याद रहे कि जब भी कुछ पूछा जाए कोर्ट के बारे में, ये 4-5 मुद्दे तो मेरे पास हैं ही। दूसरी, एथिक्स की एक केस स्टडी बनाते हैं। कर्नाटक में एक नई स्कीम आई है, विवेका स्कीम की, जिसके अंतर्गत 7,000 नए स्कूल के क्लासरूम बनाए जाएंगे या उसको रिनोवेट किया जाएगा, लेकिन फिर उन सब क्लास पर सैफरॉन भगवा रंग किया जाएगा। मान लीजिए आप एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, शिक्षा सचिव, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है, और आपको कुछ
अपोजिशन पार्टी वाले कंप्लेन करके आते हैं कि ये सब भगवाकरण हो रहा है, सैफ्रोनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, और ये गलत हो रहा है और क्लासरूम का कलर कुछ और होना चाहिए, हमारी ये प्रेयर पिटीशन है, इसको बदल के कुछ और कर दो वगैरह वगैरह। तब क्या करेंगे? कुछ नहीं भाई, आप आईएएस ऑफिसर हैं, जो भी आए तो आप उसकी बात सुनेंगे, आप उसको कहेंगे ठीक है आप लिख कर दीजिए, या मैं लिख देता हूँ कि हाँ आपकी ऐसी पिटीशन आई थी, और फिर फाइल पे लिख देंगे। आगे फिर अब इसका डिसीजन तो एजुकेशन मिनिस्टर को दिखा हो, एजुकेशन मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया हो तो फिर अल्टीमेटली वो बॉस है आपका, तो आप मानेंगे। कुछ लोग इसमें भावुक हो जाते हैं और खुद न्याय देने बैठ जाते हैं। आप समझिए कि आईएएस ऑफिसर के पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि कहाँ उसने खुद झंडा उठाना है और कहाँ उसने फाइल को आगे भेज देना है। मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा है कि बहुत गरीब आदमी है और उसको कुछ स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, या लाइफ एंड डेथ का मैटर हो रहा है, तो फिर चाहे मिनिस्टर कुछ कहे, आपको पर्सनली झंडा उठा के उसको न्याय दिलाना होगा। अब जहाँ क्लासरूम का कलर क्या होना चाहिए, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ऊपर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अगर चाहता है कुछ और हो तो वो चुन के आया है, यानी कि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल। वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो बहुमत में है। तो अगर बहुमत ये चाहता है कि सैफ्रॉन कलर हो, हाँ तो सैफ्रॉन कलर होने दो। इन चीज़ों पर अगर आईएएस ऑफिसर झंडा उठाने लगे तो अल्टीमेटली उसको फिर कहीं और तबादला ट्रांसफ़र हो जाए, और वो ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो कि जहाँ पर आपको काम करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी न हो, बस ऐसे ही बैठे रहना पड़े। तो उससे तो बेहतर है कि आप ये एजुकेशन सेक्रेटरी, तो शिक्षा में और भी बहुत सारे सुधार अपने लेवल पे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। प्रसार भारती जो ये ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन वगैरह का काम देखते हैं, उसका बॉस कौन होगा, तो एक आईएएस ऑफिसर को बनाया है। अब उसका नाम हम याद नहीं रखेंगे, हमें ये समझना है कि आईएएस ऑफिसर आप बनते हैं तो आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये प्रसार भारती जैसी संस्थाओं का आप बॉस बन सकते हैं, सेबी का बॉस, आरबीआई का बॉस, 15 फाइनेंस कमीशन का बॉस, नीति आयोग का सीईओ से लेके बहुत सारी ऐसे की डिसीजन मेकिंग पोस्ट हैं कि जहाँ पर आईएएस ऑफिसर स्थित होते हैं। तो इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि क्यों आईएएस बनना है, और लोग रटा रटा है जवाब कोचिंग वालों का देते हैं, इट प्रोवाइड्स अ वाइडर प्लेटफॉर्म। लेकिन फिर उनको पूछा जाए वाइडर प्लेटफॉर्म का तुम मतलब क्या समझते हो, तो ये सब है कि इतनी जगह बैठ सकते हैं। अगर आप आईआईएम कैट एग्जाम देकर आईआईएम के इंटरव्यू में जाते हैं और आपको पूछा है मुझे एमबीए करना है, तब क्या जवाब देते हैं? क्योंकि इट प्रोवाइड्स वाइडर अपॉर्चुनिटी। तो फिर आपको पता है वाइडर अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, कि भाई आईआईएम से मेरा एमबीए का डिग्री है तो मैं ये टाइप के कंपनी, ये टाइप के सेक्टर, ये काम कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। सो यू नीड टू हैव द क्लैरिटी कि आप क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में वो पोस्ट लेकर। आगे बढ़ते हैं। फिर पेज 3, 4, 5 में कुछ नहीं, या तो एडवर्टाइजमेंट है या क्योंकि अभी ये गुजरात हिमाचल में चुनाव है तो उसकी सब कमेंट्री है। पेज 6 पर कुछ डेटा दिया गया है कि इस साल 80,000 से ज़्यादा भारतीय विद्यार्थियों ने अमेरिका का स्टूडेंट वीज़ा लिया है। तो ये कोई भाई खुशी की बात नहीं है, ये चिंता का विषय है कि सोचो कितना सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि भारत के ये जो भी लोग हैं वो अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पढ़ेंगे, फिर उधर गूगल, एप्पल कंपनियों में काम करेंगे। अगर इंडिया में रह जाते तो कितनी तरक्की कर सकते थे। दूसरा, ये जितने भी लोग जा रहे हैं, और हमने आगे भी देखा अमेरिका में शिक्षा बहुत महंगी है, स्टूडेंट लोन क्राइसिस है, तो ये लोग भी बैंक से ढेर सारा कर्जा लेके जो भी खेल कर रहे हैं वो अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स ने यहाँ भारत से लोन लिया होगा और इनको भेजा होगा। तो कितना सारा भारत का पैसा भी बाहर जा रहा है। या इस तरह से आप सोचें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर होता है करंट अकाउंट, उसके अंदर होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये क्या हो रहा है, जब अपने स्टूडेंट अमेरिका पढ़ने जाते हैं या अपने टूरिस्ट मॉरिशस घूमने जाते हैं तो वी आर इम्पोर्टिंग, हम आयात कर रहे हैं। क्या आयात कर रहे हैं? एजुकेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, टूरिज्म इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जितनी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका पैसा बाहर जा रहा है। तो उस हिसाब से क्या, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट में रुपया और कमज़ोर होगा। तो अगर $1 इक्वल से 80 रुपी, वो हो जाए $1 इक्वल 85 रुपी, जो फिर अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वो इतना रुपया नीचे गिरता जाए तो फिर आप जो भी ऑयल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो जाए, जिसके चलते भारत में ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाए, तो महंगाई की समस्या और बढ़ती है। महंगाई का ही नाम लिया है तो फॉडर इन्फ्लेशन, घास चारा ऐतिहासिक रूप से महंगा हो गया कि पिछले साल जो भी भाव था, मान लीजिए 100 रुपये, तो अभी 127 रुपये हो गया। हमने आगे भी देखा था कैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को काम सौंपा है कि तुम 100 ऑर्गेनाइजेशन बनाओ फार्मर के, जिसका काम होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ घास चारा पैदा करो। और भी उसमें बना सकते हैं कि जो पराली है उसका सब प्रोसेसिंग करके उसमें से अच्छा घास चारा बने, ऐसी सब करो। बट इट इज़, उसके लिए जो रिसर्च डेवलपमेंट चाहिए वो सब करने की ज़रूरत है। फिर आगे बढ़ते हैं तो पेज 7, 8, 9 पर कुछ नहीं, पेज 10 से कॉलम। सबसे पहले सुवाक्य कोटेशन। मित्रों, जो घास फूस होती है, वीड, WEED, वीड, तो चाहे कितना सूखा पड़ जाए थोड़ी बहुत घास फूस हमेशा रहती है। उसी तरह वायोलेंस यानी हिंसा ऐसी चीज़ है
कि चाहे आप कितना भी शांतिप्रिय समाज बना दो, कुछ ना कुछ हिंसा तो होते ही रहती। नॉर्वे और स्वीडन, वहाँ इतनी जो तरक्की और खुशहाली है, लेकिन फिर भी हो सकता है वहाँ पर भी मर्डर तो होते ही होंगे कुछ तो। क्राइम ऑफ पैशन, आवेश में आके लोग हिंसा कर दें। तो यहाँ सुवाक्य ये है, वायोलेंस इज़ लाइक अ वीड, इट डज नॉट डाई इवन इन द ग्रेटेस्ट ड्रॉट। ऐसा साइमन वीसेंथाल ने कहा था। अब वो कौन है मैं सर्च करने नहीं बैठूंगा। कोई बड़ा आदमी होता तो हाँ मैं देख लेता, कार्ल मार्क्स या ये, तो वो तो अपने को खुद ही पता होगा ना कि ये बड़ा आदमी है। बट यहाँ पर ये कोटेशन हमें समझना है और मंथन करना है कि अच्छा निबंध में ये पूछते हैं, क्योंकि आजकल निबंध में ऐसा कुछ भी इधर उधर का कोटेशन डाल के या ऐसा कुछ भी फिलोसॉफिकल एथिकल टाइप चीज़ पूछते हैं। तो अगर ये पूछते हैं तो आप क्या जवाब लिखते, सोचो। अलग अलग आप केस बताते कि ये है, और फिर आप पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे कि हाँ ये बात सही है कि कुछ भी आप करें थोड़ा तो वायलेंस रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक शांतिप्रिय समाज की कोशिश ना करें और अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हो इसलिए सबको सख्त करना जरूरी है सज़ा। ये जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी एक आध गोल है, गोल में भी 16 या 15 जो भी, कि पीस एंड जस्टिस वाली सोसाइटी। मर्डर जो होते हैं, मान लीजिए 1 लाख की आबादी पर 2 मर्डर होते हैं तो उसकी जगह सिर्फ एक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ SDG गोल में भी हमने माना है। तो हमें तो हमेशा प्रयत्न करने चाहिए। कॉलम में सी राजा मोहन जो इंटरनेशनल रिलेशन पे लिखते हैं, उन्होंने यूक्रेन क्राइसिस पर फिर से लिखा। मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, 2 कारण। एक कि उस पर हम ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं, और दूसरा कि यहाँ इसने लिखा है वो ऐसा कि पुतिन क्या गलती कर रहा है, और उसके 5 कारण उसने बताए। अब आप समझिए, अपने UPSC मेंस एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ऐसा कि इंडिया को क्या असर होगा, तो हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पुतिन क्या गलती कर रहा है वो एक हद से ज़्यादा तो अपने को उस पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। पर ये महंगाई बढ़ रही है उसका लड़ना है, वो तो सब जेनेरिक बात हुई। फिर एक कॉलम में कल याद करो कि पंजाब राज्य सरकार ने ये बोला है कि अब से ये हथियारों का प्रदर्शन और हिंसा और हथियारों का महिमा मंडन हो, ऐसे सब गाने आप शादी ब्याह पर, सामाजिक जलसों पे नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। बैन ऑन द सॉन्ग्स दैट ग्लोरीफाई द वेपन एंड वायलेंस। अब इसके ऊपर ये कॉलम लिखा है, कॉलम ऐसा कहना चाहता है कि सिर्फ ये करना काफ़ी नहीं है जो ऑलरेडी हो चुका है, कि इतने सारे माफिया एलिमेंट क्यों हैं, इतना सारा ये ड्रग्स का कारोबार क्यों हो रहा है, इतना गैंग माफिया कल्चर क्यों है, उस सब को लड़ना ज़रूरी है। केवल गाने बजाने बंद करने से ये ख़त्म नहीं होगा। और इन्हीं सब कारणों के चलते जो उद्योगपति है वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में उन्होंने फैक्ट्री खोल दी है। खेती बाड़ी के अलावा जैसे कि पंजाब में और कुछ तरक्की आजकल दिख नहीं रही है। पॉलिटिक्स उसमें ये सब जोड़ तोड़ की बातें चलती है, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। तो खैर इस पर हम बहुत और मंथन नहीं करेंगे, सिवाय कि आप पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं और आने वाले समय में आपका UPSC इंटरव्यू आने वाला है, तो फिर आपने पढ़ के और दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि अच्छा आपको पंजाब का ही IAS IPS बनाया जाए तो आप क्या करोगे। फिर एक कॉलम है वीमेन सेफ्टी ऑनलाइन। मित्रों वो चिंता का विषय है बेशक कि जो महिलाएं ऑनलाइन कुछ प्रोफाइल बनाए और हर जगह या तो ट्रोलिंग या सेक्सुअल हैरेसमेंट तुरंत चालू हो जाए, तो उससे लड़ना ज़रूरी है। बेशक वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये जो कॉलम मैंने पढ़ा इसमें कोई ज़ोरदार मुद्दे दिए नहीं कि हाँ ये वाली चीज़ करनी चाहिए जिससे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकें, तो इसलिए पढ़ने में मज़ा नहीं आया। T20 में अमेरिका, माफ़ कीजिए इंग्लैंड जीत गया, वो कितना महान है, तो भाई वो कुछ काम का नहीं। पेज 11 पे चलते हैं, उस पर भी T20 का ये सब हम हार गए तो वो कितना बुरा है। कुल मिलाकर एक लाइन में समझना ये हो तो भाई आप बिना तैयारी के जाओगे, हवा में उड़ोगे, तो फिर आपकी हार निश्चित है, क्योंकि बाकी सब लोग चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो इंडिया अगर ऐसी शेखी में रहे कि नहीं हम तो सब क्रिकेट तैयार करके गए और इंग्लैंड से हम जीत जाएंगे, तो भाई इंग्लैंड के वाले लोग भी तो तैयारी करके बैठे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि UPSC में भी कुछ लोग तय करते हैं बाबू सोना एलिमेंट कि मैं अब UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, और वो तो day 1 से ही अपने को कलेक्टर ही समझता है सीधा, तो 2 इंच हवा में उड़ता है हमेशा। पर ये नहीं समझता कि भाई तुम अकेले अपने घर पे तैयारी कर रहे हो, बाकी दुनिया में और 50,000 लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो आर यू गिविंग इनफ टाइम? रोज़ 6, 7, 8 घंटे आप पढ़ रहे हो क्या, रिवीजन कर रहे हो सब, तो हो सकता है। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। रविशंकर प्रसाद की ये 10% EWS कोटा के बारे में जजमेंट के ऊपर कॉलम, लेकिन हमने आगे ही पिछले हफ्ते ही देख लिया था, उसमें 4 मुद्दे क्या थे। गुजरात की मच्छू नदी के ऊपर जो मोरबी में ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ और 100 से ज़्यादा लोगों का देहांत हुआ था, वो वाली चीज़ पर कॉलम है, लेकिन इसमें नया जानने को कुछ नहीं। मतलब अगेन ऑफकोर्स ये जो ट्रेजेडी भी बहुत दुखद है और उससे लड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पर जो कॉलम में हमको नए पॉइंट्स मिलने चाहिए कि ये प्रिवेंटिव स्टेप 5 करने थे, ऐसी कुछ खास दिख नहीं रही।
बस एक लाइन ऐसा कि वो जो ब्रिज का रिनोवेशन हो रहा था तो उसको खूबसूरत करने की कोशिश हो रही थी, मजबूत करने की कोशिश नहीं हो रही थी। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। और फिर टाइम से पहले उसको बिना रिनोवेशन रिपेयर के जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया वगैरह वगैरह। पेज 12 उसमें पॉलिटिक्स के समाचार काम करें। पेज 13 एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन। मित्रों आप देखेंगे जब से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी वो राष्ट्रपति बनी तो कोई ना कोई मिनिस्टर या पॉलिटिशियन वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ अभद्र टिप्पणी कर देता है। ऐसा ही टीएमसी के एक मिनिस्टर अखिल गिरी ने वो कैसी दिखती हैं, हर लुक एंड अपीयरेंस, उसके ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ कर दी, बहुत आउटरेज हुआ। तो उसने भी माफ़ी मांगी और टीएमसी पार्टी लीडर ममता बनर्जी ने भी माफ़ी मांगी। तो इसमें एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन कि चाहे प्रेसिडेंट भी बन जाए लेकिन ये कुछ लोग जो उनकी सोच अभी भी वो पुरानी किस्म की ही है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि एजुकेशन, पेरेंट्स, सोसाइटी, ये सबको इंट्रोस्पेक्ट करके ठीक करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। अल्टीमेटली एक लीडर की भाषा शालीन होनी चाहिए। आप अगर कांग्रेस या टीएमसी या कोई पार्टी में आपको बीजेपी के लोग पसंद नहीं है, लेकिन वो नाराज़गी जताने का एक शालीन तरीका भी हो सकता है। पर्सनल रिमार्क करना, किसी का कौन कैसा दिखता है, उसकी स्किन का क्या कलर है, ये सब बोलना बड़े आदमी की, अच्छे लीडर की वो क्वालिटी नहीं है। इजिप्ट के शर्म अल शेख में COP27 समिट हो रही है। उसमें भारत ने सख्ती से कहा कि सब डेवलप्ड कंट्रीज़, विकसित देश अमेरिका, यूरोप वगैरह को कि तुम हमको सुनाना बंद करो, पहले तुम खुद अपना नेट ज़ीरो एमिशन लाओ कि जितना आप प्रदूषण कर रहे हैं तो सामने इतने पेड़ पौधे लगाओ कि वो प्रदूषण एब्जॉर्ब हो जाए। और ये चीज़ तुम 2050 नहीं 2030 में करके दिखाओ। हमको आप बोल रहे हैं कि तुम ये सब करो तो हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दे दो तो हम करेंगे। कंटिन्यूसली जो हमें मतलब विकासशील देशों को, डेवलपिंग कंट्री को, थर्ड वर्ल्ड कंट्री को आप प्रेशर डालते हैं कि तुम क्लाइमेट चेंज से लड़ो, तो भाई तुम अमेरिका वाले खुद करो ना पहले। मित्रों भारत में एक NMFT कॉन्फ्रेंस होने वाली, नो मनी फॉर टेरर, लेकिन वो जब होगी तो हम समझेंगे, अभी से नहीं समझेंगे। पेज 14 एक्सप्लेन सीरीज। बिटकॉइन जैसे हमें शेयर्स का बाइंग सेलिंग करना है, तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन सब आप शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उसी तरह आपको बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी का बाइंग सेलिंग करना हो तो उसके भी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज नहीं होंगे, उसके क्रिप्टो एक्सचेंज होंगे। तो ऐसा FTX नाम की कंपनी जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज था कि जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी का बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, उसने दिवालियापन दिखा दिया, बैंकरप्सी। उसमें कुछ फाइनेंशियल गबन हुआ था कि उसके मालिक को ये जो कंपनी के अंदर जो पैसा था या बिटकॉइन थे वो उसने कहीं और शिफ्ट कर दिए थे और फिर उसके सामने नए टोकन जारी। अब एग्जैक्टली क्या उसने 2 नंबर का काम किया हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम अमेरिका की IAS की तैयारी नहीं कर रहे। हमें बस इतना 2-3 लाइन में समझना है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE, उसमें आपने शेयर खरीदने के लिए कमांड दिया, आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, तो फिर उसके 1-2 दिन के भीतर आपको शेयर्स मिल जाएंगे सामने वाली पार्टी से। ऐसा सब सेबी के सिस्टम होती है, T+2 सेटलमेंट सिस्टम, T+1 सेटलमेंट सिस्टम, ऐसा कि 1-2 दिन के भीतर ही आपको सब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिप्टो एक्सचेंज पर नहीं है। तो आपका पैसा कब डूब जाएगा, कब क्या मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। ये आदमी बहामा और अर्जेंटीना या कहीं भाग रहा था इसका मालिक, और करोड़ों रुपए का सबका नुकसान हुआ है, 10 लाख लोगों का पैसा इसमें डूब गया है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी वगैरह एक तो गवर्नमेंट रेगुलेशन ज़रूरी है और इसको बहुत ज़्यादा शह देने की, इसको एनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर इस वर्ष का सबसे बड़ा शब्द क्या है, तो परमा क्राइसिस, PERMACRISIS, परमा क्राइसिस की जो कंटिन्यूस लॉन्ग पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी, एक लंबी अवधि तक जो अस्थिरता और असुरक्षा की भावना चलती रहे। जैसे ब्रिटेन में कौन प्राइम मिनिस्टर है, कोई गारंटी नहीं भाई, ये ऋषि सुनक अभी बना, इसको वापस गिरा के कोई और आ जाए। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बढ़ती हुई महंगाई, क्लाइमेट चेंज, कोरोना जैसा और कोई पैंडेमिक, उसके चलते इकोनॉमी बर्बाद हो, तो ये सब के लिए कंबाइंड एक वर्ड यूज़ करें तो क्या है, परमा क्राइसिस। अब हमें ये याद नहीं रखना कि कॉलिंस डिक्शनरी ने ऐसा शब्द उसको इनाम दिया है। हमें निबंध जब आप लिख रहे हैं कुछ बड़ा सा, जो भी ग्लोबल सिक्योरिटी या माई विजन फॉर द वर्ल्ड, तो कि ये सब चीज़ें हैं। और ये भी गौर करने की बात है कि अगर ऐसा नया शब्द ईजाद किया जाता है, न्यू वर्ड इज़ इन्वेंटेड, तो वो दिखाता है कि कितनी सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। G20 समिट जो इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रायोरिटी होगी भाई, उसको समिट कंप्लीट होगी, उसके बाद वो लोग अपना डेक्लरेशन जारी करेंगे, अग्रीमेंट साइन करेंगे, तब देख लेंगे। इसमें अभी क्या उम्मीद है उसका कुछ फ़ायदा नहीं। फिर बात है राजीव गांधी की हत्या की। उसमें आप याद करो कि जो हत्यारे थे 6 लोग, उसको जेल से रिहा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
और कुछ लोगों में क्रिटिक्स का ये कहना है ये तो आतंकवादी थे, आतंकवादी को कैसे छोड़ा जा सकता है, उसको आजीवन कारावास दो। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में ही ये कह दिया था कि ये राजीव गांधी के हत्यारे वो हत्यारे थे लेकिन आतंकवादी नहीं थे। दे वर मर्डरर्स बट दे वर नॉट टेररिस्ट। प्रश्न ऐसा फ़र्क क्या है और आप कहाँ पर ये रेखा खींचेंगे, हाउ विल यू ड्रॉ द बाउंड्री। तो उस ज़माने में टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी टाडा नाम का कानून था, जिसमें संजय दत्त को भी कुछ पकड़ा था, AK-47 रखी थी वगैरह। तो टाडा कानून में कुछ 4 पैमाने 4 बेंचमार्क्स हैड बीन सेटअप कि ये 4 में से कोई एक जवाब ठीक होगा तो हम कहेंगे ये आतंकी घटना है, अदरवाइज हम कहेंगे ये आतंकी घटना नहीं है। तो ये 4 कंडीशंस कौन कौन सी थी। पहला, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। दूसरा, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे लोगों में आतंक से डर की भावना पैदा हो जाए या लोगों में खौफ का माहौल आ जाए बहुत। तीसरा, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे समाज का एक वर्ग दूसरों से अलग खुद को महसूस करे या अलग करने की कोशिश की जाए उसे। और चौथा, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द को बर्बाद किया जाए। तो वो सब चीज़ें, और वो भी एकदम अमानवीय किस्म का, एक्सट्रीम लेवल का कुछ वायलेंस हो रहा हो उसमें, तो हम कहेंगे कि वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है। अब राजीव गांधी की जो हत्या हुई तो इसमें ये सरकारी वकील ने तो कोशिश की कि हाँ ये भी आतंकवादी है, लेकिन वो सही से साबित नहीं कर पाए। जैसे कि एक शर्त यहाँ पर यह है कि सरकार गिराने की कोशिश की जाए हिंसा द्वारा तो वो टेररिज्म है। लेकिन जब राजीव गांधी की हत्या हुई तब वो ना तो प्राइम मिनिस्टर थे, ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और वो तो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तो वो एक आम नागरिक थे, कॉमन सिटीजन। तो उसको मार दिया जाए वो मर्डर है, वो आतंकवाद नहीं है। दूसरा कि स्ट्राइकिंग टेरर इन द पीपल, एक साथ अगर आप 100-200 लोग को मारने के प्लान से आओ तो वो आतंकवाद है। लेकिन यहाँ पर जो हत्यारे आए थे उनका जो भी इंटेरोगेशन वगैरह आया तो उन्होंने तो बार बार ये कहा कि हमको तो सिर्फ राजीव गांधी को मारना था, दूसरे किसी को मारने का अपना प्लान नहीं था। और जो 10-12 लोग मरे क्योंकि ब्लास्ट रेडियस में आ गए थे, पर वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसलिए इसे आतंकवाद नहीं कह सकते। ऑफकोर्स आप कहेंगे ये तो क्या सब बेतुकी बात कर रहे हो। मैं आपको अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सब जो कोर्ट में जिरह हुई थी, प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट, उसकी सब, या इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है। बाकी ये तो भाई आम समझ की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो है ये तो आतंकवादी दिखता है हमें तो, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर के रूप में उसने जो काम किया उसके लिए उसकी हत्या की गई। खैर, तो इस कारण से क्योंकि ये लोग टेररिस्ट नहीं है, ये तो मर्डरर हैं, और मर्डरर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास हो तो फिर अच्छे बर्ताव के लिए वो 14 साल बाद, 30 साल बाद छोड़ दिया जाए तो वो सब न्यायोचित, इट इज़ रीजनेबल। आगे बढ़ते पेज 15। G20 समिट की बॉल बाय बॉल कॉमेडी काम की नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिडेन चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम नॉर्थ कोरिया को हथियार और शय देना बंद करो। तो सामने शी जिनपिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट को धमकी दे रहे हैं कि तुम ताइवान में टांग अड़ाना बंद करो। तो फिर बीच में ऋषि सुनक आ गए कि रशिया है वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की सांस घोटने की कोशिश कर रहा है, उस पर एक्शन लो, वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल समाचार में कॉर्पोरेट एथिक्स फॉर यूपीएससी मेंस पेपर 4, उसके 1-2 एग्जाम्पल केस स्टडी देख लेते हैं। पहला, मित्रों गूगल पर आप अकाउंट खोलते हैं और उसकी मदद से आप बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। अलग अलग वेबसाइट पर गूगल की ये एडसेंस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कुकीज़ द्वारा आपको ट्रैक किया जाता है कि मान लीजिए मैं ऐसा सर्च करूँ कि ट्रिप टू दिल्ली, ऐसा मैं गूगल पे सर्च करूँ और फिर मैं इधर उधर घूम रहा हूँ दूसरी वेबसाइट पे, तो आप जानते हैं वो एडवर्टाइजमेंट मुझे दिखाएगा कि चीप फ्लाइट बाय इंडिगो, चीप फ्लाइट बाय एयर इंडिया, ऐसा। तो वो सब क्या टारगेटेड चीज़ें हो रही, मतलब मुझे ट्रैक किया जा रहा है। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है गूगल अकाउंट खोलने पर कि डू नॉट ट्रैक माई एक्टिविटी, डू नॉट ट्रैक माई लोकेशन। तो अमेरिका में कई लोगों ने वो ऑप्शन टिक किया था कि मेरे को ट्रैक मत करो आप, लेकिन वो ऑप्शन टिक करने के बाद भी गूगल उन सब लोगों को ट्रैक करता था, उनके लोकेशन को ट्रैक करता था, उनको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट देता था। ऐसा केस साबित, मतलब वो कंज्यूमर कोर्ट या जो भी कोर्ट में गया होगा अमेरिका में, तो अल्टीमेटली गूगल ने $391 मिलियन, 40 अलग अलग, अमेरिका में मेरे ख्याल से 50 राज्य हैं, उसमें से 40 राज्य की सरकारों को या कंज्यूमर्स को वो इतना कॉम्पेंसेशन, मुआवजा देगा। और ये इतिहास में शायद बहुत बड़ा मुआवजा है, $391 मिलियन। तो ये सब क्या दिखाता है कि रोल सोशल मीडिया और ये सब वेबसाइट और इंटरनेट कंपनियों पर रेगुलेशन ज़रूरी है। वी शुड नॉट ट्रस्ट देम बाय देयर वर्ड। गूगल खुद से तो बोलता है मैं आपको ट्रैक नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कर रहा था ना। तो इसलिए ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है और ऐसा न्याय देने की ज़रूरत है, उसका एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। इतना बड़ा पेनल्टी हुआ तो दूसरी बार हिम्मत नहीं करेगा कोई। दूसरा मामला चल रहा है कि अमेज़ॉन का फाउंडर जेफ बेजोस, उसने कहा मेरे पास $124 बिलियन की संपत्ति है और मैं इसमें से ज़्यादातर दान में दे दूंगा।
ये एक बात हुई, और मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। सामने यही अमेज़ॉन कंपनी इकोनॉमी में समाचार है कि 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल देगा। तो अब आप सोचो कॉर्पोरेट एथिक्स में ये क्या चल रहा है। एक तरफ ही आदमी कह रहा है मैं दान में दे दूंगा, और दूसरी तरफ 10,000 लोगों की नौकरी भी खा रहा है। डोंट यू थिंक दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी? द आंसर इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कंपनी के सीईओ या कंपनी के मालिक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी मैंने पहले भी बताया था शेयर होल्डर्स के प्रति है कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रखना है, या अभी धंधा मंदा चल रहा है तो कुछ लोगों को नौकरी से निकालना है, इसमें कुछ अनएथिकल नहीं है, वो तो करना पड़ेगा। तो एज लीडरशिप क्वालिटी, एज कॉर्पोरेट एथिक्स, वो भी है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम प्रॉफिट और डिविडेंड जनरेट करना है, वो एक बात हुई। दूसरा, एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में आपकी एथिक्स क्या है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, आप दान में दे दो या उससे समाज कल्याण के काम करो, तो वो भी एथिकल है। तो उस हिसाब से भी एथिकल है कि वो अपने $124 बिलियन में से ज़्यादातर दान में दे देगा। पेज 16 इकोनॉमी में कुछ काम का नहीं। सेबी ने कुछ टेक्निकल नियम की, 200 सबसे बड़ी कंपनी है, उसने अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट और वो हमको देने होंगे, उसका क्या टाइमलाइन, तो उसके वो प्लस माइनस जो नियम करे कुछ काम का नहीं। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स, आप ऑनलाइन शेयर्स खरीद सकते हैं, यस, आप ऑनलाइन बॉन्ड खरीद सकते हैं, यस। अब उसके लिए अलग अलग वेबसाइट जैसा बन रहा है कि जैसे एक जीरोधा प्लेटफॉर्म है, उसमें आप सब अकाउंट खोल के शेयर का बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। उसी तरह बॉन्ड की बाइंग सेलिंग के लिए प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं, तो उस पर रेगुलेशन क्या होने चाहिए, उस पर सेबी ने कुछ रूपरेखा गाइडलाइंस इशू की है। उसमें क्या लिखा होगा हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। कॉमन सेंस लगाओ भाई कि जो भी ग्राहक है, इन्वेस्टर है, उसकी सुरक्षा हो, उसके लिए सब होगा कि इतने दिन में पैसा सेटल हो, इतने दिन में बॉन्ड की डिलीवरी मिले, भारत का डेटा भारत में रखना है, वगैरह वगैरह। और क्योंकि बॉन्ड है तो बॉन्ड मार्केट को कौन रेगुलेट करे? सेबी। खेल खत्म, आगे बढ़ो। अदानी एनडीटीवी कंपनी को खरीदना चाहता है, बिजनेस जनरल नॉलेज नॉट इम्पॉर्टेंट। वीएलसी प्लेयर, वो वीडियो प्लेयर था, उसको बैन किया था, अभी अनबैन किया, ये सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इंपॉर्टेंट। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप जानते हैं कि उसमें पेट्रोल डीजल और ऐसे 5 हाइड्रोकार्बन पे जीएसटी नहीं लगता, उस पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार की वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगता है। फिर जीएसटी काउंसिल तय करे उस तारीख से ये पेट्रोल डीजल वगैरह 5 चीज़ों पर भी जीएसटी लगेगा। तो केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर का ये कहना है कि हम तो भाई रेडी हैं कि जीएसटी लगाओ इन पे, लेकिन बाकी राज्य भी तो मानने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जीएसटी काउंसिल में कुछ वोटिंग पैटर्न ऐसा है कि 2/3 वोटिंग पावर स्टेट्स के पास, 1/3 वोटिंग पावर यूनियन के पास। तो जब तक राज्य नहीं मानेंगे तो ये पास हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में एक नया कमीशन बन रहा है मित्रों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, उन्होंने कहा कि हम एक एथलीट्स कमीशन बनाते हैं, खिलाड़ियों का आयोग, कि जिसमें 6 महिला हो तो 6 पुरुष हो, इक्वल नंबर, और उसमें मैरी कॉम, PV सिंधु जैसे बड़े बड़े लोगों को रखा गया है। और फिर ये एथलीट कमीशन का काम क्या होगा, ये लोग कुछ एकदम प्रतिभावान स्पोर्ट्स पर्सन को चुनेंगे और फिर उन एकदम प्रतिभावान मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, या आप सोचो कि कैबिनेट होगी मिनिस्टर वाली, उसमें बैठने का मौका मिले, ऐसा सब, और उसे मेंबर बनाया जाए IOA का, ऐसी सब चीज़ें होंगी। बाकी फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है, तो अलग अलग खिलाड़ी उस पर नाराज़गी जता रहे हैं कि कतर में माइग्रेंट वर्कर्स का शोषण हुआ है, कतर में होमोसेक्सुअल और LGBT समुदाय के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। खैर, तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।